वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिकी के अंदर जो हमने लास्ट क्लास के अंदर यानी कि कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो थे अभिलाक्षणिक वक्र, यानी कि अगर अभिलाक्षणिक वक्र और पश्च अभिलाक्षणिक वक्र हमने पढ़े थे। अगर वोल्टता और अगर धारा में जो ग्राफ खींचा जा रहा था, और फिर पश्च धारा और पश्च वोल्टता के अंदर जो ग्राफ खींचा जा रहा था, जो वक्र खींचा जा रहा था, वो अगर अभिलाक्षणिक वक्र और पश्च अभिलाक्षणिक वक्र हमने पढ़े थे। आज की जो बच्चों हम बात करने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बच्चों डायोड प्रतिरोध, तो डायोड रेजिस्टेंस। तो बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, डायोड प्रतिरोध, डायोड रेजिस्टेंस, डायोड रेजिस्टेंस। तो हम डायोड प्रतिरोध की बात करें, डायोड रेजिस्टेंस की बात करें तो ये क्या होता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, प्रतिरोध की, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, विद्युत धारा के अंदर पढ़ के आ चुके हो कि परिपथ की वोल्टता और परिपथ की धारा जो होती है वो सभी समानुपाती आई होता है। हम लोग देखते हैं कि उसके मध्य ग्राफ खींचा जाएगा, वोल्टता में परिवर्तन, धारा में परिवर्तन हो रहा है, 20 समानुपाती आई होता है। तो वहां से एक जो प्रतिरोध होता है उत्पन्न होता है कि धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न हुई है धारा के मार्ग में परिपथ की, वो होता है प्रतिरोध। हम बात कर रहे हैं डायोड प्रतिरोध की, कि डायोड प्रतिरोध क्या होगा। कि एक हमने डायोड जोड़ रखा है परिपथ के अंदर, चाहे आपने उसको अगर बायस में जोड़ रखा है, चाहे हम लोगों ने उसको जो है बच्चों पश्च बायस के अंदर जोड़ रखा है। तो डायोड जब जुड़ा हुआ है तो इसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे, तो इस डायोड के अंदर जो है, इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा का बच्चों प्रवाह होगा, चालन होगा। धारा का प्रवाह हो रहा है तो धारा के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न हो जाए, डायोड की धारा प्रवाहित हो रही है, डायोड के अंदर धारा के मार्ग में जो बच्चों बाधा उत्पन्न हो जाएगी, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, डायोड प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि डायोड होगा, डायोड के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उस धारा के मार्ग में बच्चों यदि बाधा उत्पन्न हो जाएगी तो उसे हम बच्चों क्या बोल देंगे, डायोड प्रतिरोध कह देंगे। और ये जो डायोड का प्रतिरोध होता है ये ओम के नियम की पालना नहीं करता। और आपने ओमीय युक्तियां और अनोमीय युक्तियां भी पढ़ी थी। वहां पर ओमीय युक्तियां वो होती है, ओमीय जो सब्सटेंस होते हैं यहाँ की ओम के नियम के पालन करते हैं, जिनमें 20 समानुपाती आई होता है, रेखिक रूप से जिनका ग्राफ बनता है, समानुपाती का ग्राफ कुछ इस प्रकार से रहता है उनके अंदर समानुपाती रूप से। परंतु अनओमीय युक्तियां, अनओमीय जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ये होते हैं कि जो ओम के नियम की पालना नहीं करते, यानी कि जिनके अंदर 20 समानुपाती आई नहीं होता है, उनका ग्राफ इस प्रकार से नहीं होता, रेखिक रूप से नहीं बनता है। उनका जो ग्राफ होता है उनमें जो परिवर्तन होता है, उसके अंदर जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो अरेखिक रूप से, यानी कि वो बार बार जो प्रतिरोध है वो क्या होता रहता है, बदलता रहता है। इसलिए बच्चों डायोड के प्रतिरोध को हम लोग गतिक प्रतिरोध भी कहते हैं। बच्चों कौन सा प्रतिरोध कहते हैं, गतिक प्रतिरोध भी कहते हैं, इमोशनल रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बच्चों वोल्टता और धारा के मध्य खींचा गया जो वक्र होता है बच्चों, ग्राफ होता है, वो रेखिक एक प्राप्त नहीं होता है। यानी कि इसका जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो बार बार क्या होता रहता है, बदलता रहता है, प्रतिरोध नियत नहीं होता। परंतु ओम के नियम के अकॉर्डिंग जो प्रतिरोध होता है वो एक समानुपाती नियतांक, यानी कि एक नियत रहना चाहिए, प्रतिरोध बदलना नहीं चाहिए, 20 समानुपाती आई के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। परंतु यहाँ पर जो डायोड के अंदर बच्चों प्रतिरोध होता है वो 20 समानुपाती आई रूप से नहीं रहता है, प्रतिरोध नियत नहीं होता है, बार बार बदलता रहता है। इसलिए बच्चों हम इस डायोड का जो प्रतिरोध होता है इसे हम कौन सा प्रतिरोध कहते हैं बच्चों, गतिक प्रतिरोध कह सकते हैं। अब बात आती है गतिक प्रतिरोध की, तो गतिक प्रतिरोध भी दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है अगर गतिक प्रतिरोध और 2 नंबर पे आता है बच्चों पश्च गतिक प्रतिरोध। पश्च गतिक प्रतिरोध, अगर गतिक प्रतिरोध का मतलब होता है जो आपका फॉरवर्ड बायस के अंदर मोशनल रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस मोशनल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों अगर गतिक प्रतिरोध की। बार बार एक ही चीज आ रही है, अगर बायस पश्च बायस, वही हम लोग पिछले 3-4 दिनों से जो टॉपिक से हम लोग यही चीजें पढ़ रहे हैं। अगर जब पीएन संधि डायोड अगर बायस में जुड़ा होगा तो उसका सारा जो भी सिस्टम आएगा वो अगर गति के अंदर काउंट होगा। जब डायोड पश्च बायस के अंदर जुड़ा होगा तो जो भी उसके बारे में हम पढ़ेंगे वो रिवर्स बायस, पश्च बायस जो भी होगा वो क्वांटिटी होगी वो उसके अंदर पढ़ी जाएगी। तो बात आती है अगर गतिक प्रतिरोध की, कि अगर गतिक प्रतिरोध क्या होता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं प्रतिरोध की,
कि V अपॉन I होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I, कि वोल्टता और धारा का अनुपात प्रतिरोध हुआ। तो फिर अगर गतिक प्रतिरोध क्या हुआ कि जब पीएन संधि डायोड बच्चों अगर बायस के अंदर जुड़ा है तो उसकी अगर वोल्टता में परिवर्तन की बात करें बच्चों कितना है, वो डेल V है। कितना है? डेल V। और बच्चों हम बात कर लेते हैं अगर धारा में परिवर्तन कितना है बच्चों, डेल I। तो बच्चों अगर बायस की अगर वोल्टता और अगर धारा में जो परिवर्तन का अनुपात होता है उसे हम अगर गतिक प्रतिरोध कहते हैं। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस यानी कि RF इज इक्वल टू डेल V अपॉन डेल I। तो ये बच्चों क्या होता है, अगर गतिक प्रतिरोध होता है, यानी कि अगर वोल्टता में परिवर्तन और अपॉन में क्या आ जाएगा, अगर धारा में परिवर्तन का जो बच्चों अनुपात होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अगर गतिक प्रतिरोध फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यानी कि इसका मतलब ही हो अगर बायस के अंदर जो आपने वोल्टता बार बार चेंज हो रही थी, वोल्टता हम लोग बढ़ाते जा रहे थे, उसके पीछे धारा भी बढ़ रही थी, एक निश्चित वोल्टता के ऊपर धारा का मान यकायक रूप से एकदम से बढ़ चुका था, तो वो थी बच्चों जो अगर वोल्टता और अगर धारा था। अगर वोल्टता में परिवर्तन जो हुआ वो डेल V था और जो अगर धारा में परिवर्तन हुआ था वोल्टता के साथ वो था डेल I। तो अगर वोल्टता और अगर धारा में जो परिवर्तन इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, अगर गतिक प्रतिरोध कहलाता है। और बच्चों हम बात कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से बात करें तो यानी कि इसकी वोल्टता और धारा के मध्य यदि आप लोग ग्राफ बनाने बैठोगे तो वो ये देखें हम लोग ये वोल्टता और यहाँ पर धारा के मध्य हम इस प्रकार से कुछ ग्राफ बना रहे हैं। तो इस प्रकार से यानी कि इतना वोल्टता में परिवर्तन हुआ डेल V और ये धारा में परिवर्तन हुआ था बच्चों क्या कहलाएगा, डेल I। तो RF इज इक्वल टू बन गया डेल V अपॉन में डेल I। तो ये ग्राफ बनेगा। तो देख सकते हैं यहाँ से जो ग्राफ बन रहा है बच्चों वो समानुपाती रूप से नहीं आ पा रहा है, ओम के नियम की पालना नहीं कर रहा। तो इसलिए जो डायोड प्रतिरोध होता है ओम के नियम की पालना नहीं करता। तो डायोड प्रतिरोध कैसी युक्ति है, एक अनओमीय युक्ति होती है। तो बच्चों आगे हम बात करते हैं पश्चगतिक प्रतिरोध की। तो बात कर लेते हैं हम, एक नंबर था अगर गतिक प्रतिरोध, फिर आता है पश्चगतिक प्रतिरोध, रिवर्स मोशनल रेजिस्टेंस की बात करें हम लोग। तो अगर गतिक प्रतिरोध तो ये था कि अगर धारा और अगर वोल्टता में परिवर्तन का अनुपात अगर गतिक प्रतिरोध था। तो फिर पीएन संधि डायोड की पश्च वोल्टता में परिवर्तन और पश्च धारा में जो परिवर्तन का अनुपात होगा बच्चों उसे क्या कहेंगे, पश्च गतिक प्रतिरोध कहेंगे। RR यानी कि रिवर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डेल V अपॉन डेल I, यानी कि पश्च वोल्टता में परिवर्तन, पश्च वोल्टता में परिवर्तन और फिर आ जाता है पश्च धारा में परिवर्तन का जो अनुपात रहने वाला है बच्चों उसे ही हम क्या कहेंगे, पश्च गतिक प्रतिरोध कहेंगे। रिवर्स मोशनल रेजिस्टेंस होता है, RR से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम लोग इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें बच्चों। ये कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ रहने वाला है, ये बनेगा इस प्रकार से, यानी कि ये डेल V ले लिया हम लोग, यहाँ पर V लिया है और यहाँ पर हम लोग I लेते हैं माइक्रो एम्पियर की कोटि का और ये मिली एम्पियर की कोटि का होता है और ये प्लस V और ये माइनस V। तो अपने क्या किया यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसकी वोल्टता और धारा में जो है वो बच्चों परिवर्तन होगा। धारा में परिवर्तन डेल I, वोल्टता में परिवर्तन डेल V। तो ये जो ग्राफ बनने वाला है बच्चों वो कौन सा होगा, पश्च गतिक प्रतिरोध का जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से कि पश्च वोल्टता में परिवर्तन डेल V है, पश्च धारा में परिवर्तन डेल I है, तो ये होगा RR। तो डेल V अपॉन डेल I। तो ये हुआ पश्च गतिक प्रतिरोध। इससे पहले हमने पढ़ा अगर गतिक प्रतिरोध। तो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका टॉपिक का नाम है उत्क्रम भंजन। क्या नाम है, उत्क्रम भंजन। तो हम देखते हैं उत्क्रम भंजन की बात करते हैं। टॉपिक है हमारा नेक्स्ट उत्क्रम भंजन। हमने पढ़ लिया अगर गतिक प्रतिरोध और पश्च गतिक प्रतिरोध। अब टॉपिक है हमारा उत्क्रम भंजन। तो उत्क्रम भंजन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। उत्क्रम का मतलब क्या होता है, पश्च यानी कि रिवर्स। आपके पास ये पश्च बायस की स्थिति, रिवर्स बायस की स्थिति यानी कि उत्क्रम स्थिति, तो इसको उत्क्रम भी कह सकते हैं पश्च बायस को, कि यानी कि जब पीएन संधि डायोड उत्क्रम अवस्था के अंदर है यानी कि पश्च बायस में रिवर्स बायस के अंदर है
तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम लोग वोल्टता को बढ़ाते हैं, हाई करते हैं, उच्च वोल्टता के ऊपर अवक्षय परत, अवक्षय क्षेत्र जो है वो बच्चों एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर अवक्षय क्षेत्र क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जब अवक्षय क्षेत्र नष्ट हो जाता है तो जो पश्च धारा होती है तो जिसे हम उत्क्रम धारा भी कह सकते हैं, और पश्च वोल्टता को हम उत्क्रम वोल्टता भी कह सकते हैं। यानी कि जब आप क्या करते जा रहे हो, फर्स्ट बायस के अंदर वोल्टता को बढ़ाते जा रहे हैं, उत्क्रम वोल्टता को बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी वोल्टता के ऊपर जब अपने पास अवक्षय क्षेत्र होगा, अवक्षय परत का जो है निर्माण हुआ तो वो नष्ट हो जाती है। अवक्षय क्षेत्र नष्ट होगा तो जो पश्च धारा होती है जिसे उत्क्रम धारा कहते हैं वो क्या हो जाती है, एकदम से बढ़ने लग जाती है, यक रूप से बढ़ जाती है। इस प्रकार से इसका कुछ ग्राफ बनता है, ये देखिए बच्चों, बढ़ जाती है। तो धारा एकदम से बढ़ चुकी है। तो ये जिस वोल्टता के ऊपर ऐसा हुआ है उसे हम कौन सी वोल्टता कहते हैं, भंजन वोल्टता कहते हैं बच्चों। कौन सी वोल्टता कहते हैं, भंजन विभव या फिर भंजन वोल्टता कहते हैं। यानी कि जब अपने पीएन संधि डायोड को फर्स्ट बायस में जोड़ रखा है, रिवर्स बायस में जोड़ रखा है, जिसे हम उत्क्रम बायस भी कहते हैं, उत्क्रम अवस्था के अंदर जोड़ रखा है, तो वोल्टता का मान यानी कि उत्क्रम वोल्टता, पश्च वोल्टता का मान एक हम बहुत अधिक करते हैं, उच्च वोल्टता करते हैं, बढ़ाते हैं, तो जो अवक्षय क्षेत्र है वो बच्चों नष्ट हो जाएगा। अवक्षय क्षेत्र नष्ट होगा तो उत्क्रम धारा यानी कि पश्च बायस की धारा एकदम से बढ़ जाती है। तो जिस अवस्था के अंदर यानी कि जिस वोल्टता के ऊपर धारा का मान एकदम से बढ़ा है तो वोल्टता का जो वो मान होगा वो भंजन विभव या फिर क्या कहलाता है, भंजन वोल्टता कहलाता है। अब नेक्स्ट आगे बच्चों बात आती है कि उत्क्रम भंजन किस वजह से उत्पन्न हुआ है, इनकी उत्क्रम भंजन हुआ क्यों है। ये इसकी निम्न दो विधियां होती है, दो कारणों से हो सकता है। एक होता है एवलांशी भंजन और दो नंबर होता है जेनर भंजन। तो दो कारणों की वजह से जो है उत्क्रम भंजन उत्पन्न होता है। तो दो कौन कौन से कारण, एक होता है एवलांशी भंजन। अब एवलांशी भंजन क्या मेथड है इसको हम देखते हैं कि जब अपने पास क्या होता है कि अशुद्धियाँ जो होती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, कि जब अपने डोपिंग करते हैं अर्धचालकों के अंदर हमने देखा था पीएन संधि के अंदर हम लोग अशुद्धियाँ मिलाते हैं, पी प्रकार के एन प्रकार के अर्धचालक बन रहे थे इस प्रकार से, कि जब अशुद्धियों की मात्रा क्या होती है, कम होती है, मिश्रण जो है अशुद्धियों का वो बहुत कम है। अशुद्धियों का मिश्रण जो बहुत कम होता है तो जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, कौन होते हैं बच्चों, वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, कि होल और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बच्चों क्या करते हैं, संधि तल की ओर फिर क्या करते हैं, गति करने लग जाते हैं। संधि तल की ओर गति करते हैं तो वो जो अवक्षय क्षेत्र होता है उसको वो इतना प्रभावित नहीं कर पाते, संधि तल को इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि जो बाहरी वोल्टता होती है, जो बाहर से वोल्टता उसको हम उच्च कर देंगे, एकदम से बढ़ा देते हैं। बाहरी वोल्टता को यदि हम उच्च कर देंगे तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और जो होल होते हैं वो धीरे धीरे अवक्षय क्षेत्र को कम करना प्रारंभ कर देते हैं। और अवक्षय क्षेत्र धीरे धीरे कम होता है, एक स्थिति में अवक्षय क्षेत्र बच्चों क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, जिससे जो धारा का मान है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, यका रूप से बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की जो अवस्था होती है वो एवलांशी भंजन कहलाती है। यानी कि जिस वोल्टता के ऊपर फिर वो धारा का मान बढ़ा है एकदम से यक रूप से, वो कहलाता है कौन सा जो भंजन होगा इस प्रकार का, वो कौन सा भंजन होता है बच्चों, एवलांशी भंजन कहलाता है। रिपीट करेंगे, यानी कि अपने क्या कर रहे हैं, जब अशुद्धियां जो है वो बहुत कम मात्रा के अंदर, अशुद्धियों का मिश्रण कम है, अशुद्धियां कम अवस्था के अंदर है, तो जो बच्चों इलेक्ट्रॉन और होल है वो संधि तल की ओर गमन करते, संधि तल की ओर गति करते हैं, तो जिससे वो इतना उसको इफेक्ट नहीं कर पाते, संधि तल के ऊपर प्रभावित नहीं कर पाते हैं उसको। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि जो बाहरी वोल्टता होती है उसको हम लोग बढ़ा देते हैं। जब वोल्टता बहुत उच्च होगी तो जो इलेक्ट्रॉन और होल होंगे वो संधि तल को प्रभावित करना स्टार्ट कर देते हैं, संधि तल को प्रभावित करेंगे यानी कि इसको कम करना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद वोल्टता की एक ऐसी अवस्था भी आएगी, वोल्टेज लगातार बढ़ाते जा रहे हैं तो एक ऐसी अवस्था आ जाएगी, एक ऐसी वोल्टता के ऊपर संधि तल जो है बच्चों पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिसके कारण जो धारा थी वो यकायक रूप से एकदम से अचानक से बढ़ जाती है। तो इस प्रकार का जो बच्चों भंजन कहलाता है वो कौन सा भंजन होता है, एवलांशी भंजन कहलाता है। एवलांशी भंजन के अंदर वोल्टता का मान उच्च होगा, बहुत अधिक होता है, और जो अशुद्धियों का मिश्रण होता है बच्चों वो क्या होता है, बहुत कम पाया जाता है। एवलांशी भंजन के बाद हमारे पास 2 नंबर भंजन आता है, वो आता है जेनर भंजन। हम बात करते हैं जेनर भंजन की, तो जेनर भंजन क्या होता है, तो इसी का रिवर्स करते जाएंगे। एवलांशी भंजन के अंदर जो अशुद्धियां मिलाई थी वो कम मात्रा में थी,
परंतु जैनर व्यंजन के अंदर जो बच्चों अशुद्धियां मिलाई जाएगी उनकी मात्रा क्या होगी, बहुत अधिक होगी। जब अशुद्धियां बहुत अधिक होगी तो कम वोल्टता के ऊपर ही अवक्षय क्षेत्र पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। पूर्ण रूप से कम वोल्टता के ऊपर ही अवक्षय क्षेत्र नष्ट हो गया है तो धारा का मान, फिर जब अवक्षय क्षेत्र नष्ट होगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा। धारा का मान एकदम से बढ़ जाता है तो इस प्रकार का जो बच्चों व्यंजन कहलाता है वो कौन सा व्यंजन होता है, जैनर व्यंजन कहलाता है। एवलांची व्यंजन के अंदर जो अशुद्धियां थी वो कम होगी, अशुद्धियां कम होगी तो वोल्टता का मान बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा वोल्टता के ऊपर अवक्षय क्षेत्र नष्ट होगा और धारा का मान बढ़ेगा तो वो वोल्टता एवलांची व्यंजन कहलाएगी। उसके बाद जैनर व्यंजन के अंदर अशुद्धियों की मात्रा आप अधिक कर दीजिए, अशुद्धियां अधिक होगी तो कम वोल्टता के ऊपर ही अवक्षय क्षेत्र पूर्ण रूप से नष्ट होगा, जिसके कारण धारा का मान एकदम से बढ़ जाएगा। कम वोल्टता के ऊपर धारा बढ़ जाएगा तो इस प्रकार का जो व्यंजन है वो जैनर व्यंजन है। और जैनर व्यंजन के अंदर बच्चों अशुद्धियों की डोपिंग होती है, मिश्रण होता है, बहुत अधिक होता है और जो वोल्टता होती है वो बच्चों क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार से जो हमने आज ये व्यंजन पढ़ा है तो ये जो है बच्चों आज का हमारा टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक बच्चों आप लोग ये जो वीडियो है इसको देखते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तब तक आप लोग ये इसको क्लियर करते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय, थैंक यू।